वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा वीडियो का पार्ट 2 आपका स्वागत है। प्रश्न ये है कि हम इसके लिए क्या करें, हम अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझो कि वो ऐसा दंगा फसाद क्यों कर पाते हैं। इससे संदर्भ में मैंने पहला वीडियो बनाया है कि इस तरह का गृह युद्ध जैसा माहौल और ऐसे सामूहिक जनसंहार, नरसंहार की बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे विदेश शक्तियां किसी देश के अंदर कर पाती हैं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो पहला वीडियो देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश में भी कभी भी ऐसा हो सकता है और यही हमारे देश में बैठे हुए लोग, कई लोग ऐसा चाहते हैं और विदेश शक्तियां तो यही चाहती हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसी कोई घटना हमारे देश में घट जाए। और हमको इसके अंदर कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए कहने में कि हमारे देश में ऐसी घटना घट चुकी है। कश्मीर में घट चुकी है, केरल में घट चुकी है, मणिपुर, त्रिपुरा, असम में घट चुकी है ऐसी घटनाएं। जितने लोग बांग्लादेश में मारे गए इस दंगों के अंदर, उतने लोग, उससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ केरल, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर, जम्मू कश्मीर आदि जगहों पूर्व में मारे गए हैं और ऐसी घटनाएँ हुई हैं और फिर भी हो सकती हैं, फिर हो सकती है, कभी भी हो सकती है। हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। हम क्या करें हमारे आत्मरक्षा के लिए। एक हिंदू, एक सनातनी अपनी रक्षा के लिए क्या करें, ये प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उन राष्ट्रों में ऐसी घटना क्यों नहीं होती है। अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं होता है, फ्रांस में ऐसा क्यों नहीं होता है, कनाडा में ऐसा क्यों नहीं होता है, चीन में ऐसा क्यों नहीं होता है। वहाँ पे ऐसे जनसंहार क्यों नहीं होते जैसे हमारे बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल, कश्मीर में हो गए, वैसा उनके साथ क्यों नहीं होता है। तो इसका एकमात्र कारण है जो लोकतंत्र का सबसे प्रमुख अधिकार है, जो वहाँ है, हमको नहीं है, और वो अधिकार है जीवन का। किसी भी राष्ट्र या राज्य के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों के जीने के अधिकार को देना, जीने के अधिकार की रक्षा करना। और आप अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, इन राष्ट्रों को देखेंगे, फिनलैंड भी आ गया इसके अंदर, है ना, और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेंटीना आदि भी आ गए। इन राष्ट्रों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को फायर आर्म्स रखने की परमिशन है। कुछ निश्चित तरह के आग्नेयास्त्र यानी कि बंदूकें हैं, उसको रखने की स्वतंत्रता है। आप व्यस्क हैं, आप हथियार खरीद सकते हैं, हथियार रखने में कोई पाबंदी नहीं है। हथियार आपके वोटिंग राइट की तरह है, हथियार आपके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है, हथियार आपके लिए सभी लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ है। जैसे नागरिकता है वैसे आपका हथियार है। मतदान से पहले हथियार है, नागरिकता से पहले हथियार है। हथियार वहाँ कंपलसरी है, रख सकता आदमी, उस पर कोई रोक नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है उनमें और हम में। वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ के नागरिक सशस्त्र हैं। हमेशा हिंसा भेड़ बकरों की ही होती है, निहत्थे लोगों को ही मारा जाता है। सशस्त्र जनता के ऊपर हाथ उठाने से पहले परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी सोचते हैं, डरते हैं। जब नागरिक निहत्था होता है तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमने बांग्लादेश, केरल आदि में देखी। तो यूएस में क्यों नहीं होता है, कनाडा में क्यों नहीं होता है, फ्रांस में क्यों नहीं होता है, फिनलैंड में क्यों नहीं होता है, स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं होता है। जो ये नाम ले रहा हूँ इनको देख लो, इनकी गन पॉलिसी देख लो। प्रत्येक व्यक्ति को बंदूक रखने का अधिकार है। ये लोकतंत्र के प्रमुख अधिकारों में से एक है। अमेरिका में तो माना जाता है, ये फिनलैंड आदि राष्ट्रों, कनाडा आदि माना जाता है कि अगर हथियार रखने का अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र ही नहीं है। सरकार और पुलिस और सेना के विरुद्ध भी हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है हमको तुम हमारे भला करोगे, तो हमारे खिलाफ भी हो सकते हो। बांग्लादेश में क्या हुआ, कौन मार रहा बांग्लादेश के नागरिकों को, वहाँ की सेना और पुलिस गोलियां चला रही है नागरिकों के साथ मिलकर। देखो आप वीडियो, बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों को कौन मार रहा है, पाकिस्तान के हिंदू नागरिकों को कौन मार रहा है, अफगानिस्तान के सिख, क्रिश्चियन नागरिकों को कौन मार रहा है, वहाँ की सेना मार रही है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सेना और पुलिस आपकी रक्षा के लिए नहीं है, आपको कानून का पालन करवाने के लिए है, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। क्यों अमेरिका के अंदर ऐसे हथियारों की छूट है, क्यों कनाडा के अंदर है, क्यों फ्रांस के अंदर है, क्यों स्विट्जरलैंड के अंदर है, क्यों लग्जमबर्ग के अंदर है। ये जो राष्ट्रों के मैं नाम ले रहा हूँ, अर्जेंटीना, इन राष्ट्रों के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र गन कानून क्यों है। चेक रिपब्लिक, नॉर्वे,
बोस्निया, फिनलैंड। क्यों इन सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जो सशक्त लोकतंत्र हैं, जो समृद्ध लोकतंत्र, जो सफल लोकतंत्र है, क्यों वहां पे हथियार बिल्कुल सरेआम दे रखे हैं लोगों को? कुछ तो कारण होगा। मूर्ख थोड़ी है वो लोग जिन्होंने लोकतंत्र को स्थापना दी, लोकतंत्र का पहले पहले उपयोग किया, जिन्होंने सार्वजनिक मतदान, व्यस्क मताधिकार आदि चीज़ों का पहले पहले उपयोग किया, जिन्होंने संसद का अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, तरह तरह के लोकतंत्रों का पहले पहले विकास किया। विश्व में जहाँ पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुए, वो राष्ट्र अपने सभी व्यस्क नागरिकों को बिना शर्ती बंदूक रखने का अधिकार क्यों दे रहे हैं? ये प्रश्न पूछो अपने आप से, तब आपको पता चलेगा कि आपका संघर्ष क्यों नहीं रुक रहा। क्यों आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बंगाल, केरल, कश्मीर, हर जगह से गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हो? तब आपको जवाब मिलेगा। हथियार रखने का अधिकार जीने का अधिकार है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, और यह मतदान से भी पहले, नागरिकता से पहले, संविधान से पहले, सबसे पहले, देश से भी पहले हथियार रखने का अधिकार पहले, क्योंकि जीने का अधिकार पहले। किसी भी राष्ट्र के निर्माण की, किसी भी राज्य व्यवस्था के निर्माण का सबसे पहली शर्त होती है जीने का अधिकार। और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आपका वही अधिकार छीन लिया। और इस गलतफहमी में मत रहना कि आपको पुलिस बचाने आएगी। क्यों ये सोचते हो कि आपको पुलिस बचाने आएगी, सेना बचाने आएगी, संविधान बचाएगा, संसद बचाएगा, ये राजनीतिक दल बचाएंगे? देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष। सेना क्या है? धर्मनिरपेक्ष। राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष। पुलिस क्या है? धर्मनिरपेक्ष। अधिकारी, नेता, मंत्री, राजनीतिक दल, सब धर्मनिरपेक्ष। ठीक है? आतंकवाद का कोई धर्म होता है? नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो भी धर्मनिरपेक्ष। अब ये सारे धर्मनिरपेक्ष लोग मिल के इसलिए आपको मार रहे हैं, बांग्लादेश, कश्मीर, केरल, पंजाब, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि के अंदर, इसलिए आपको मार रहे हैं क्योंकि आपका धर्म उनके धर्म से अलग है। पहले तो आप कोर में जाओ कि आपकी हत्या हो क्यों रही है, क्यों आपको कश्मीर से भगा दिया, क्यों आपको केरल में काट रहे हैं, क्यों पश्चिम बंगाल में काट रहे हैं, क्यों बंगाल में काट रहे हैं, क्यों आपका नोआखली में संहार हुआ था, क्यों आपका हर जगह इस तरह से कुत्तों की तरह सफाया किया जा रहा है, काकरोचों की तरह आपका सफाया क्यों किया जा रहा है, ये समझो पहले तो। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप एक धार्मिक व्यक्ति हो, आपका एक धर्म है विशेष, आप मूर्ति पूजा को मानते हो, आप हिंदू हो, इसलिए आपका संहार किया जा रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ तक मारा जा रहा है इस कारण से आपको। अब आपको धर्म के कारण मारा जा रहा है। सेना तो धर्मनिरपेक्ष है, क्यों बचाने आएगी? पुलिस धर्मनिरपेक्ष है, क्यों बचाने आएगी? क्यों आएगी संसद? क्यों आएगा लोकतंत्र? क्यों आएंगे नेता मंत्री बचाने? नहीं आएंगे। कश्मीर में आए थे क्या? नहीं आए। मोपला विद्रोह हुआ केरल में, कोई आया बचाने? नहीं आया। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के शासन में अंदर रोज घटनाएं छुटपुट घटती रहती हैं, 2-5 लोग रोज मारे जा रहे हैं, कोई आ रहा है बचाने? केरल के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ता हर महीने एक दो मरते ही रहते हैं, आ रहा है कोई बचाने? नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि ये सब धर्मनिरपेक्ष हैं। आतंकवाद का भी धर्म नहीं होता, ये सब एक मत है इस सिद्धांत में। इसलिए हथियार रखने का अधिकार प्राथमिक अधिकार होना चाहिए सबसे पहले, बिना शर्त के, कुछ भी नहीं। जैसे आलू हर कोई खरीद सकता है, हर जगह मिल सकता है, वैसे गोली बंदूक हर जगह मिलनी चाहिए, हर कोई खरीद सके, कोई इसमें सवाल नहीं किया जाएगा। ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो विदेशी बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पे हथियार रखने का अधिकार है। वहाँ के सभी नागरिक सशस्त्र हैं, वहाँ के नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग है, इसलिए वहाँ पर ऐसा नरसंहार नहीं हो सकता। आप देखो, आप कभी कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, या फिनलैंड के अंदर, या स्विट्ज़रलैंड के अंदर कभी नहीं सुनोगे हथियार धरते हैं, प्रदर्शन, दंगे फंगे, ये आपको कभी समझ नज़र नहीं आएंगे। क्यों नज़र नहीं आएंगे? क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्र शस्त्र धारण का अधिकार है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सभी के हाथ में बंदूक देना गलत है, मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि लाइसेंस बिना बिल्कुल सरलता से सबको बंदूकें देना गलत है। इससे हिंसा बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी, लूट खसोट बढ़ेगी, लेकिन आतंक कम हो जाएगा, धरने प्रदर्शन कम हो जाएंगे, नक्सली जनसंहार, दंगे आदि कम हो जाएंगे। ये फालतू के दिखावा करने वाले, रोड जाम करने वाले, भारत बंद बुलाने वाले, राजस्थान बंद बुलाने वाले, ये लोग गायब हो जाएंगे। गुंडागर्दी बढ़ सकती है,
अपराध अपहरण बढ़ सकते हैं, फिरौती घटनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन देशद्रोही गायब हो जाएंगे। कल्पना करो अगर लाइसेंस फ्री गन पॉलिसी भारत में होती, क्या कभी कश्मीर की घटना होती? कल्पना करो अगर लाइसेंस फ्री गन पॉलिसी होती, क्या पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को मारा जाता? राष्ट्रवादी लोगों की हत्याएं हो रही होती केरल के अंदर पीएफआई द्वारा? कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी यहाँ, कभी वहाँ, रोज दो चार घटनाएं रोज हो रही हैं। शाहीन बाग होता? सोचो अगर फ्री गन पॉलिसी होती, इजी गन पॉलिसी होती, शाहीन बाग होता क्या? सीए का विरोध होता क्या? रोड जाम होते क्या? किसान आंदोलन? मनुष्य का मनोविज्ञान समझो कि जब आपको पता है कि आप भीड़ बना के जाओगे तो दंगा करोगे, दूर से पत्थरबाजी करोगे, आ जाओगे, ठीक है, तो लोग करते हैं दंगा, निकालते हैं रैलियां, करते हैं धरने प्रदर्शन, लगाते हैं आग, बुलाते हैं बंद, कभी भारत बंद, कभी मध्य प्रदेश बंद, कभी गुजरात बंद, ये बंद 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 करते रहते हैं लोग। लेकिन अगर आपके पास वेपन है, फ्री गन पॉलिसी, इजी गन पॉलिसी है, तो भीड़ को पता है कि हम ये बंद फंद कराने गए, ये फालतू की रैलियां निकालने गए, कोई ना कोई खोपड़े में गोली ठोक देगा, बिना मतलब के फालतू मुद्दे लेके कोई सड़क पे नहीं बैठेगा। एक बार आपने फ्री गन पॉलिसी कर दी तो ये अलगाववादी छुछुंदर गायब हो जाएंगे, बल्कि सारे वंशज विलुप्त हो जाएंगे, स्वतः घरों में बैठ जाएंगे शांति से अपने पंखे के नीचे, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई खोपड़े में गोली मार देगा हमको। पुलिस तो बाद में आएगी, जनता सारी मांगे पूरी कर देगी रास्ते पे। हमारी मांगे पूरी करोगा, नारा आते ही तुरंत मांगे पूरी हो जाएगी, यूं पलक झपकते ही। इधर नारा लगा हमारी मांगे पूरी करो, ठाक पूरी। किसने करी पता नहीं, कहां से करी पता नहीं, हो गई पूरी। तो वहां पे इस नाटक नहीं होते हैं, टायर जल रहे हैं, सड़कें जाम है, रेल रोक ली है, ये नहीं होता वहां। क्यों नहीं होता है? सबके पास बंदूक है, ये समझते हैं उस बात को। हमने लोकतंत्र उठा के चिपका लिया भारत के ऊपर, लेकिन जो मूल चीज़ थी लोकतंत्र की वो स्वीकार ही नहीं करी हमने। अगला प्रश्न, हमको बंदूकें गलत क्यों लगती है? हम अगर कहते हैं फ्री गन पॉलिसी तो वो हमको पागल लगता है आदमी। अमेरिका के अंदर भी फ्री गन पॉलिसी का विरोध करते हैं हमारे भारत के लोग। हमको बंदूकें इसलिए गलत लगती हैं क्योंकि हमने नक्सलियों, आतंकियों और उग्रवादियों और अपराधियों के हाथ में बंदूकें देखी हैं, हमेशा उनके पास देखी हैं। पुलिस तो हमको बचाने बाद में आती है, घटना घटने के बाद पुलिस हमें बचाने आती है। हमारी राष्ट्रभक्त सेना तो हमको बचाने बाद में आती है, घटना घटने के बाद हमारी सेना हमको बचाने आती है। पहले तो जो बंदूकें हम देखते हैं तो किसी अपराधी, किसी गुंडे मवाली, किसी आतंकी नक्सली के हाथ में ही देखते हैं, इसलिए हम बंदूकों से डरते हैं और उसको गलत समझते हैं। हमको खबरें कैसी पढ़ने मिलती हैं, 2 जवान शहीद, आतंकी हमला, सांप्रदायिक हिंसा में 50 लोग मारे गए, तो फिर हमको बंदूकों से डर ही लगेगा ना। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा बंदूकें शत्रुओं के हाथ में देखी हैं, रक्षकों के हाथ में नहीं। हमारे सैनिक को, हमारे पुलिस अफसर को गिन के गोलियां दी जाती हैं, लेकिन आतंकी और अपराधी तो फ्री हैं, वो तो बिना गिने चला रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। हमने फिरौती मांगने वालों के पास बंदूक देखी, हमने अपहरण करने वालों के पास बंदूक देखी, हमने लूट खसोट करने वालों के पास देखी। सेना पे भी इतना प्रतिबंध है, पुलिस पे भी ऐसे कठोर प्रतिबंध है, अच्छे लोगों के हाथ में हमने हथियार दिए ही कहाँ है भाई? और गुंडों को, मवालियों को, अपराधियों को, आतंकियों को, नक्सलियों को, इनको बेपरवाह गोलियां चलाते देखा है रोज। कभी कश्मीर में, कभी नक्सलवादी के आंदोलन में, कभी खालिस्तान के आंदोलन में, झर्र झर्र ऐसे गोलियां चलाते देखा उनको। और हमारे लोगों को गिन गिन के दी जाती हैं। पुलिस वालों के हाथ में आज भी वही है, खट 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 खट, और वो क्या लेके घूम रहे हैं? एक बार दबाया ऑटोमेटिक वेपन। साला हमको सेमी ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा है, हमको मैनुअल नहीं मिल रहा और वो ऑटोमेटिक वेपन लेके घूम रहे हैं। एक बौछार करी और मैदान साफ। इसलिए हमें बंदूकें बुरी लगती हैं, क्योंकि हमने हमेशा हत्यारों के हाथ में देखी हैं, रक्षकों के हाथ में नहीं। आप देखो, यूएस और रशिया दोनों अफगानिस्तान से हार के चले गए, पूरी तरह से तबाह बर्बाद होके गए। क्यों? हर नागरिक के हाथ में बंदूक थी। एक और एग्जांपल देखो, पाकिस्तान अर्थव्यवस्था, राजनीति, हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी टिका हुआ है। हम कहते हैं अरे बस अब तो पाकिस्तान गया, अरे बस अब तो गया, अब तो गया। नहीं जा रहा। क्यों? उसने अपने नागरिकों को सशक्त बना दिया, हथियार दे दिया नागरिक को। साला रोटी मिले नहीं मिले, मेरे नागरिक के पास AK-47 होनी चाहिए।
भले वहाँ पे फिर कुछ भी हो रही है समस्या, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है कि एक भीड़ आई और सैकड़ों लोगों को कत्ल करके चली गई। ऐसी कमजोरी वहाँ नज़र नहीं आएगी आपको। खुद अमेरिका को देखो, कितना ताकतवर देश है वो। कनाडा को देखो, स्विट्जरलैंड को देखो, जहाँ फ्री गन पॉलिसी, उन राष्ट्रों को देखो आप एक बार, वहाँ की समस्याओं को देखो। आपकी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को सशस्त्र कर रखा है, और आप अभी तक उसी चीज़ों पे चल रहे हो जो चीज़ें आपको रोज मरवा रही हैं। एक बंदूक वाला देश जिसके नागरिक के पास हथियार हैं, वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की तरह, सोमालिया की तरह गरीब हो सकता है, अशांत हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, पर किसी भी देश की कठपुतली सरकार वहाँ नहीं टिक सकती। वहाँ पर जनता का सामूहिक जनसंहार नहीं किया जा सकता। ये समझने की बात है और ये हमें स्वीकार करने की बात है। जिन देशों के अंदर स्वतंत्र गन कानून है, सरल गन कानून है, वहाँ कितनी शांति है। आप उनके नाम देखो, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर की व्यवस्था, वहाँ की पूरी दृश्य को, वहाँ के परिदृश्य को, चीज़ों को देखो, ऑनलाइन समझो कैसा है वो देश। चेक रिपब्लिक, कनाडा, इटली, अमेरिका, पनामा, नॉर्वे, फिनलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना और बोस्निया, ये 10 बताएं, और भी होंगे, बहुत से राष्ट्र होंगे। देख लो वहाँ को, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखोगे हथियारों शांति आती कि नहीं आती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का और सामान्यतः राजनीति का एक सिद्धांत है कि शक्ति के द्वारा शांति आती है। बहुत गौर सुनना, अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो शांति नहीं होगी। ये राजनीति का एक मूल सिद्धांत है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है, भौतिक विज्ञान में, गणित विज्ञान में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण या फिर गति के नियम। ये फिक्स सिद्धांत है, व्यवस्था उसके अनुसार ही चलती है, प्रकृति उसके अनुसार ही चलती है। ताप का सिद्धांत, ऊष्मा का सिद्धांत, ये बनाए हुए हैं, फिक्स हैं कि लोहा तापमान में ऐसे रिएक्ट करेगा। ये प्रकृति के नियम है, भौतिकी के नियम है, एग्जैक्ट रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। वैसे ही राजनीति का एक नियम है, मानव समाज का राजनीति का एक नियम है, जिसका अर्थ है शक्ति से शांति आती है। शांति के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। हमने हमारे नागरिकों को शक्तिहीन रखा है, इसलिए देश में शांति नहीं रहती, बार बार दंगे फसाद होते हैं। अगर भारत के पास हथियार और परमाणु बम न हो तो क्या होगा? शांति रहेगी? नहीं रहेगी। विश्व के देश अगर हथियार छोड़ दें तो क्या लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी? नहीं, बढ़ जाएंगी। विश्व में शांति क्यों है? हथियार लेके खड़े हुए एक दूसरे के सामने, इसलिए देश संभल के चलते हैं, इसलिए शांति बनी हुई है। यही सिद्धांत गली में भी लागू होता है, और यही कारण है कि अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा और भी बहुत से लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, आप गूगल के ऊपर सर्च करके पढ़ लेना, इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को हथियार रखने का स्वतंत्र अधिकार दे रखा है। उन्हें पता है ये बात कि इसके बिना शांति नहीं रहेगी। वो इस सत्य को स्वीकार करते हैं, हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम डरते हैं बंदूकों से, क्योंकि हमने आतंकियों को दे रखी है, नक्सलियों को दे रखी है, सैनिकों को गिन के चलाने के लिए कहा। जेब में बंदूक और गोलियां होनी चाहिए अगर आप लोकतंत्र के अधिकारों की बात करते हो, क्योंकि नशा से हत्यारे खुले हैं और हम बंद हैं, इसलिए रोज मर रहे हैं। अगर हथियारों से अशांति आती, हथियारों से आतंक आता, हथियारों से समस्या आती ना, तो जिन राष्ट्रों का मैंने नाम दिए वहाँ आतंक और ये सब समस्या होती। उन्होंने अपने नागरिकों को सशस्त्र कर रखा है, तो शांति स्थापित हो गई, क्योंकि वो राजनीति के मूल नियम को, समाज के मूल नियम को स्वीकार कर रहे हैं, मानव स्वभाव के मूल नियम को स्वीकार कर रहे हैं। रामचरितमानस कहती है, भय बिन होत न प्रीति।
ये युद्ध नीति का, राजनीति का, समाज नीति का, मानव मनोविज्ञान का आधारभूत नियम है। जैसे गतिकी के, भौतिकी के, गुरुत्वाकर्षण के नियम होते हैं, वैसे ये समाज विज्ञान का नियम है, वैसे ये राजनीति का नियम है। बिना ताकत के शांति नहीं होती है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र देखो, बहुत कठोर गन कानून है। आपको पता है, जिनके अंदर ज़्यादा अपराध है, उन आपराधिक राष्ट्रों के अगर देखोगे, जहाँ गन्स, बंदूक से जहाँ हत्याएं ज़्यादा होती हैं, उन राष्ट्रों की लिस्ट देखोगे तो वहाँ जो राष्ट्र आएंगे वो कौन है खबर है? जिन्होंने बंदूकों पे बहुत पाबंदी लगा रखी है, भारत और ब्राज़ील, ये सोमालिया, सूडान, जिन्होंने बंदूकों को कस के पकड़ रखा है, देना ही नहीं है किसी को। वहाँ रोज़ ज़्यादा मर रहे हैं लोग बंदूकों से, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। देख लो, गूगल पे सर्च करके देख लो, अगर आपको नहीं आंकड़े समझ में आ रहे तो सर्च करके मारो। गन वायलेंस में भारत तीसरे नंबर पे है विश्व में, जबकि इस कठोर गन कानून में भी दूसरे तीसरे नंबर पे। यही स्थिति ब्राज़ील की भी है, मैक्सिको की नहीं है ऐसी स्थिति। मैक्सिको में स्वतंत्र गन कानून है और वहाँ इतनी हिंसाएं भी नहीं होती है। ब्राज़ील ने बंदूकों को गला घोंट रखा, बंदूकों का, रोज़ मर रहे हैं लोग, बंदूकों से ही मर रहे हैं। भारत ने भी बंदूकों को गला घोंट रखा है, लोग बंदूकों से ही मर रहे हैं, कभी कश्मीर तो कभी केरल। एक कड़वा सत्य ये है कि आप हथियारों पे कितनी भी पाबंदी लगाओ, अपराधी तो हथियार प्राप्त कर ही लेता है। हथियारों के बिना वो रहता है बेचारा जो कानून को मानता है, जो पुलिस की और सेना के भरोसे बैठा होता है। गौर से समझना इस बात को। हथियारों पे लगने वाली पाबंदी एक कानून मानने वाले व्यक्ति के भीड़ द्वारा मारे जाने को पूरी तरह से 100% सुनिश्चित कर देता है। हथियारों पे प्रतिबंध एक कानून मानने वाले नागरिक का गुंडे, मवाली, आतंकी, नक्सली, हिंसक उपद्रवियों द्वारा मारा जाना 100% तय कर देता है। क्यों? क्योंकि अपराधी तो हथियार हासिल कर ही लेगा, चाहे कितनी भी पुलिस सेना लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो। अपराधी को आपका देश नहीं देगा तो आपके विदेशी शत्रु राष्ट्र दे देंगे, वो तो हथियार हासिल कर ही लेगा और आपके दरवाजे पे आके गोली मारेगा। और हर दरवाजे पे पुलिस नहीं हो सकती, हर दरवाजे पे टैंक और आपके लिए कोई ब्लैक कैट कमांडो खड़ा नहीं रहेगा। वो तो मंत्री साहब की सुरक्षा में है, वो सुरक्षा कर रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों की, वो सुरक्षा कर रहे हैं औद्योगिक संस्थानों की, एयरपोर्ट्स की, आपकी बॉर्डर की, महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा करने के लिए चुने हुए लोग रखे हुए हैं, जिनको हम सैनिक सशस्त्र बल कहते हैं। गिनती के लोग हैं, गिनी चुनी जगहों पे। आपके घर के बाहर कोई नहीं आने वाला। जब तक वो आएगा तब तक कितने ही घर लूट चुके होंगे, पिट चुके होंगे। फिर हम कहेंगे सांप्रदायिक तनाव था, धारा 144 लगी, अब वहाँ शांति है। रोज ही तो होता है, हर महीने तो होता है। हमारे भारत में हर महीने हो रहा है, ये हर 2-4 महीने में हो रहा है। देखो आप एवरेज निकालो, हर साल का डेटा देखो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहाँ हो ही रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर घर के आगे पुलिस रह नहीं सकती, वो जरूरी काम करेगी या आपका घर संभालेगी, और आपको अधिकार दिया नहीं है उन्होंने कि आप खुद जिंदा बच जाओ। और जब भीड़ आती है तो वो ये लाठी भाले काम आते नहीं है, ये तलवार खड़गे काम आती नहीं है। तब मरो, बेमौत मारे जाओ, यही चल रहा है। क्योंकि बुरे लोग तो हथियार प्राप्त कर ही लेते हैं, बुरे लोगों को कहीं ना कहीं से हथियार मिल जाएगा। और ये बात फिर अच्छे व्यक्ति जो नागरिक हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनकी मौत सुनिश्चित कर देती है ये चीज़। पुलिस का सिपाही, पुलिस वाला कहाँ बचाने आएगा आपको? आप मारे जाओगे बेमौत। आतंकी, नक्सली, अपराधी, अपहरणकर्ता, फिरौती लेने वाले, दंगाई, इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि कानून मानने वाले आम नागरिक के हाथ में हथियार हो। लाइसेंस की प्रक्रिया हटा दी जाए, कुछ हथियार निर्धारित कर दिए जाएं कि ये बिना लाइसेंस के मिलेंगे, जैसे कि डबल बैरल गन हो गई, सिंगल बैरल की शॉट गन हो गई, या फिर 0.45 या 0.32 के रिवॉल्वर पिस्टल हो गई, जो भी मैनुअल वेपन है। मैं सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक सबको दे दो ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम मैनुअल वेपन जो है, सिंगल एक्शन जो नहीं है, डबल एक्शन है, जिसका लीवर बार बार यूज़ करना पड़ता है, जिसको बार बार कॉक करना पड़ता है, 303 हो गया, बोल्ट एक्शन हो गया, ब्रेक बैरल एक्शन हो गया, इस प्रकार के जो हर 2 गोली, 3 गोली, 5 गोली के बाद वापस फिलअप करना पड़ता है, इस तरह के हथियार सबको लेने की छूट दे दो बिना लाइसेंस के। बहुत ज़रूरी है ये, बिना किसी शर्त के हथियार दे दो। ये वाले AK-47 या AR-15 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
या MP40 या फिर यूजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हाइपर एक्टिव और सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक और 400 मीटर की रेंज वाली असॉल्ट राइफल्स या स्नाइपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल वेपन, शॉटगन टाइप के वेपन, बोल्ट एक्शन टाइप के वेपन, ब्रेक बैरल टाइप के वेपन, ये बिना लाइसेंस के मिलने की छूट दे दो लोगों को, अपने आप लोग अपनी रक्षा कर लेंगे। एक बुरे आदमी को केवल हथियारबद्ध अच्छा आदमी ही रोक सकता है, और आप हथियारबद्ध अच्छे आदमी हर जगह खड़े नहीं कर सकते हो तनख्वाह देके। आप इतनी पुलिस, इतनी सेना नहीं लगा सकते। 2.5 फ्रंट वॉर है, चीन, पाकिस्तान और देश के अंदर भी दंगे होंगे। जब वो हमला करेंगे तो देश में दंगे कंफर्म होंगे। तो ये 2.5 फ्रंट वॉर है, 2.5 फ्रंट वॉर है। तो ये 2.5 फ्रंट जो वॉर है ना, इसका जो आधा जो सेक्टर है 0.5 वाला, ये पुलिस और सेना के पास रखो ही मत, ये नागरिक को दे दो। नागरिक अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, उन्हें सशक्त बना दो, बेड़ियां तोड़ दो उनकी। अपने नागरिकों को जो आपने जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ रखा है ना, उनकी हथकड़ी खोल दो। फिर देखो ये नक्सली, ये आतंकी, ये भड़वे, ये बम धमाके करने वाले, धरने प्रदर्शन करने वाले, ये मूर्ख लोग, फिर ये मांग लें, अलगाव कर लें, फिर ये अलग देश की मांग के लिए नारे लगा लें। उसके बाद JNU में नारा लग जाए, भारत तेरी कब्र खुदेगी। या पाकिस्तान की जीत के बाद जो पटाखे फूट जाते हैं कई जगह जगह पे, रह रहे के अलग देश की मांग, रह रहे के अलग संविधान की मांग जो कश्मीर में होती रहती थी, सब गायब हो जाएगा। हमने क्या कर रखा है, सच्चे कर्मठ कानून मानने वाले नागरिकों के लिए एक व्यवस्था बना रखी है कि वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, फिर उसकी जांच होगी, फिर उसका एक इंटरव्यू होगा, फिर उसको हथियार मिलेगा, फिर चुनाव में जमाना कराना पड़ेगा, 5 साल में फिर रिन्यू कराना पड़ेगा, उसको इतनी फीस देनी पड़ेगी। इतना जटिल बना रखा है कि उसको बेचारे को हथियार लेने का मन ही नहीं होता। वो कहता है कि यार भाड़ में जाना तो चाहिए ही नहीं, इतना महंगा है, इतनी सारी कौन पाले, वो ना कह देगा। जैसे मतलब जो आम नागरिक है वो तो देश का विद्रोह करने के लिए हथियार खरीद रहा है, और नक्सली और आतंकियों को तो ऐसे हथियार मिल रहे हैं जैसे वो देश के सच्चे रक्षक हो। देखो भैया, एक बात समझो, देश क्या है, सेक्युलर, संविधान क्या है, सेक्युलर, सेना क्या है, सेक्युलर, व्यवस्था क्या है, सेक्युलर, ठीक है। आतंकियों का कोई धर्म होता है? नहीं। नक्सलियों का कोई धर्म होता है? नहीं। आपकी हत्या हो रही है धर्म के नाम पे। आतंकी का कोई धर्म नहीं है, आपके देश, संविधान, पुलिस, सेना का भी कोई धर्म नहीं है। धर्म किसका है? धर्म हमारा है। तो फिर ये बचाने क्यों आएंगे? हम कहते हैं मोदी जी, हम कहते हैं BJP हमको बचाने आएगी, RSS बचाने आएगा, VHP बचाने आएगी, सेना आएगी, पुलिस आएगी। क्यों आएंगे? वो ठहरे बेचारे धर्मनिरपेक्ष। तुम्हारी हत्या इसलिए हो रही क्योंकि तुम हो हिंदू, धर्म के नाम पे तुम्हारी हत्या हो रही है। तो फिर जो राष्ट्र धर्म को मानता ही नहीं है, वो राष्ट्र तब क्यों आएगा जब धर्म मानने वाले के या धर्म मानने के कारण किसी की हत्या हुई होगी। राष्ट्र तो धर्म मानता ही नहीं, तो सेना भी नहीं मानती, संविधान भी नहीं मानता, नेता मंत्री, पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया आइडिया कोई भी नहीं मानता। तो जब आपकी हत्या धर्म के नाम पे की जाएगी तो ये धर्म को न मानने वाले आपकी तरफ क्यों देखेंगे? कभी नहीं देखेंगे। जगह जगह दंगे होते रहते हैं, लोग मारे जाते हैं और मारे जाएंगे। इसलिए जरूरी है हथियार होना, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए सेना और पुलिस का उपयोग सेक्युलर राष्ट्र में नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के नाम पे इनका उपयोग आप करोगे तो आप तत्काल ही गैर संवैधानिक हो जाओगे, क्योंकि व्यवस्था ये कह रही है ना। इसलिए या तो आप आपकी बारी का इंतजार करो कि हमारी बारी आएगी, हमको मार, जैसे पिंजरे के अंदर बकरा देखता रहता है कि हाँ भाई मेरा नंबर आएगा, वैसे आप इंतजार करो कि मेरा नंबर आएगा, ठीक है, वेट करो। या फिर सरकार से मांग करो कि जैसे सारे सशक्त और समृद्ध लोकतांत्रिक राज्यों में नियम है कि वयस्क व्यक्ति को हथियार रखने का अधिकार है, वैसा हमको भी दे दो। आपने जब लोकतंत्र लागू कर दिया, तो जैसे समृद्ध राष्ट्रों के पास अधिकार है हथियार रखने का, वैसे हमको भी दे दो। जो भी सफल लोकतंत्र है वहाँ हथियार रखने का अधिकार है नागरिकों को, हमको भी दे दो। सिंपल सी बात है। या तो तुम कह दो कि लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, और अगर लोकतंत्र है तो जैसे सभी सशक्त लोकतंत्र, समृद्ध और सफल लोकतंत्र अपने नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार देते हैं, वैसे हमको भी दे दो। अभी मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर लोग शोर मचा रहे हैं, बचाओ मोदी जी बचाओ, मोदी जी बचाओ, BJP बचाओ, भारत बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, सेव हिंदू, हेल्प हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू जेनोसाइड। अरे चुप हो जाओ।
और अगर चुप रह के नहीं देख सकते और इंसान की औलादे हों तो मांग करो सरकार से, जो भी वोट मांगने है उस पार्टी से एक ही बात कहो, हमको शस्त्र रखने का बिन शर्ती अधिकार चाहिए। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को हथियार रखने का अधिकार दो। सिंपल सी बात। सेना बॉर्डर नक्सली आतंकी संभालेगी कि हमारा घर संभालेगी? जब धर्म के नाम पे तुम मर रहे हो तो तुम किस मुंह से किसी देश से मदद मांग रहे हो? और भारत जैसे देश से कैसे मदद मांग रहे हो तुम? ये देश तुमको बचाने की वैधानिक योग्यता ही नहीं रखता। जब तुम धर्म के नाम पे काटे जाते हो, मारे जाते हो, तो वैधानिक रूप से तो धार्मिक मामलों के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई अधिकार ही नहीं बनता। इसके हस्तक्षेप का कोई स्कोप ही नहीं बनता। वैधानिक शक्ति ही नहीं है हमारे राजनीतिक दलों, हमारी संस्थाओं के पास। क्यों नहीं बोलता है कोई? हम कहते हैं ना, किसी ने खुल के हिंदुओं का साथ नहीं दिया, किसी ने हिंदुओं का दिया। अरे देश ही धर्मनिरपेक्ष है, कोई क्यों देगा तुम्हारा साथ? तुम्हारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, तुम्हारी पुलिस धर्मनिरपेक्ष, सेना धर्मनिरपेक्ष, तुम्हारा प्रधानमंत्री, सब धर्मनिरपेक्ष। एक एक कण, मिट्टी का रोआ रोआ, पानी की बूंद बूंद धर्मनिरपेक्ष है। और तुम धर्म के आधार पर मारे जा रहे हो। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई क्यों बचाएगा? बचा ही नहीं सकते। उनके पास वो व्यवस्था ही नहीं है, उनके पास वो शक्ति ही नहीं है। और अगर उन्होंने कर दिया तो फिर ये यूनाइटेड नेशंस, ये विपक्षी दल उनको जीने नहीं देंगे। बचा तो लेंगे आपको बचाने के लिए धर्म के आधार पे सेना और पुलिस का उपयोग तो कर लेंगे। लेकिन अगर इन्होंने आपको बचाने के लिए सेना पुलिस का उपयोग कर लिया, अगर इन्होंने आपको बचाने के लिए इस देश के रिसोर्सेज का, धन और शक्ति का उपयोग कर लिया, तो विपक्षी दल, यूनाइटेड नेशंस, यूएस, ये सब जो बड़े बड़े देश बैठे हुए हैं, वो सारे फिर भारत की सत्ता को जीने टिकने नहीं देंगे। कह देंगे कि धर्म के नाम पे भेदभाव करने वाला तानाशाह, हटाओ इसको। फिर वो ये नैरेटिव चलाएंगे। इसलिए वैधानिक रूप से हमारे पास पावर ही नहीं है, लीगली हमारे पास पावर नहीं है कि हम किसी हिंदू को मरते हुए बचा सकें। वो मर रहा है, खुद बच जाए तो उसकी ताकत, बाकी हम बचाने जा सकें ये हमारी औकात नहीं है। अल्पसंख्यक को बचा सकते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए प्रावधान है, अल्पसंख्यक आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ये सब कुछ है। हिंदू नहीं बचाया जा सकता। और इसलिए हर हाथ में बंदूक होनी चाहिए बिना किसी शर्त के। फिर देखो गैंग वॉर हो सकती है, दंगा नहीं होगा। फिर देखो अपराध हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है, लेकिन ऐसे सामूहिक जनसंहार नहीं होंगे। रोज एक दो जान गोलीबारी में जाएगी, लेकिन दंगों में टारगेटेड किलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि सबके पास हथियार है। फिर बोल रहा हूँ, हथियार स्वतंत्र करने से, इजी करने से हिंसा बढ़ेगी, पर बड़े बड़े सामूहिक नरसंहार रुक जाएंगे। इसलिए हथियार जरूरी है। एक मूलभूत सिद्धांत समझो, राजनीति का एक और सिद्धांत, जैसे मैंने समझाया ना कि शक्ति से शांति आती है, शांति का आधार शक्ति है। ये एक मूल सिद्धांत है जो मैंने समझाया राजनीति का। एक राजनीति का दूसरा सिद्धांत समझाता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बुरे आदमी को हिंसा करने से रोकने के लिए अच्छे आदमी के हाथ में हथियार होना जरूरी है। बुरे आदमी को हिंसा करने से रोकने के लिए अच्छे आदमी के पास हथियार होना जरूरी है। और कोई भी सरकार इतने सारे कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सशस्त्र बल नहीं रख सकते कि सभी की रक्षा बुरे आदमियों से कर सकें। इसलिए प्रत्येक नागरिक को हथियार देने चाहिए, क्योंकि मूलभूत रूप से प्रत्येक नागरिक कानून और नियमों का पालन करने वाला होता है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य अपने समाज, अपने राष्ट्र के नियमों के पालन को करने वाला होता है। गिने चुने मूर्ख होते हैं, गिने चुने अपराधी होते हैं, सब नहीं होते हैं। और जो अपराधी होते हैं वो हथियार हासिल कर लेते हैं। ये सिद्धांत है। किसी भी व्यवस्था में, किसी भी समाज में गिने चुने लोग अपराधी होते हैं। जो अपराधी होते हैं वो हथियार हासिल कर ही लेते हैं, किसी भी कीमत पे वो हथियार हासिल कर लेते हैं। और उन बुरे लोगों को हिंसा और अपराध से रोकने के लिए
एक ही उपाय है कि प्रत्येक नागरिक के पास, अच्छे नागरिक के पास हथियार हो। और चूंकि सरकार सबको कर्मचारी नहीं बना सकती, इसलिए प्रत्येक वयस्क नागरिक को हथियार देना जरूरी है। इसको रट लो, ये सिद्धांत है, स्वाभाविक नियम है राजनीति का कि बुरे आदमी को हिंसा से रोकने के लिए अच्छे आदमी का सशस्त्र होना जरूरी है। सरकार प्रत्येक जगह पे सशस्त्र कर्मी नहीं रख सकती, इसलिए प्रत्येक नागरिक को हथियार देना जरूरी है। क्योंकि किसी भी समाज में कुछ लोग ही कानून का उल्लंघन करने वाले होते हैं। स्वाभाविक रूप से बड़ा जन समुदाय कानून को पालन करने वाला होता है, तो नहीं पालन करने वालों के खिलाफ हथियार रखने की छूट होनी चाहिए, क्योंकि जो मानने नहीं वाले हैं वो तो हथियार ले ही लेंगे। ये मूल सिद्धांत है राजनीति का, जो पाषाण युग से आज तक एक जैसा चलते हुए आ रहा है। भारत ही एक ऐसा मूर्खों का महान देश है जिसने इस कानून को नहीं समझा है, इस नियम को नहीं समझा है। हम चाहते हैं कि पानी बह के ऊपर जाए और अग्नि जल के नीचे आए। ये भौतिकी के नियमों के अनुसार नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसान की नसों में पानी दौड़े, खून नहीं। ये जैविकी के नियमों के अनुसार नहीं है। ये लोकतंत्र के, राजनीति के नियम के हिसाब से नहीं है। आपने क्या विश्व के समृद्ध और सशक्त लोकतंत्र, जिनका मैंने पूर्व में लिस्ट बना के नाम दिया, जो हथियार देने की पॉलिसी रखते हैं, उनको क्या मूर्ख मान रखा है? उनको क्या पागल मान रखा है जिन्होंने अपने हथियारों को दे रखा अपने नागरिकों को? क्या वो भांग खा के संविधान लिखने बैठे थे जो अपने हर हथियार को नागरिक दे दिया? हर नागरिक को उन्होंने हथियार दे दिया है। तुम महाज्ञानी हो, वहां से कॉपी करके लोकतंत्र लिया था, लेने भी नहीं आया, नकल भी करने नहीं आई है तुमको। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे मतदान का अधिकार है, जैसे राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, जैसे प्रेस की और मीडिया की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से बंदूक रखने का अधिकार लोकतंत्र की मूलभूत शर्त है। और इसके अलावा हमारी रक्षा और किसी चीज से नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारी सुरक्षा और किसी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि इस अधिकार के बिना लोकतंत्र कब भीड़ तंत्र बन जाएगा और आपकी हत्या कर देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इन सब राष्ट्रों ने ये नीति रखी है कि वयस्कों को बंदूक रखने का अधिकार है प्रत्येक वयस्क नागरिक को, क्योंकि वो सच्चे लोकतंत्र है। देखो, मूलभूत चीज़ समझो क्यों ऐसा है कि लोकतंत्र में हथियार रखने का अधिकार इतना क्यों महत्वपूर्ण है। समझो, लोकतंत्र में दल होते हैं, गुटबाजी होती है, राजनीतिक दल होते हैं, है ना। ये तो लोकतंत्र की मूल बात है कि यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक दल होते हैं। ये दोनों मूल बातें हैं। किसी भी लोकतंत्र की दो मूल बातें होती हैं, राजनीतिक दल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्योंकि दल होंगे तो वो एक दूसरे की बातें बताएंगे, सच बोलेंगे, आरोप लगाएंगे, और सत्ता में आने के लिए उनको अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी। तो बोलने का अधिकार, मीडिया का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार और पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की दो मूल चीज़ें हैं। ठीक है, अब इन दो मूल चीज़ों से एक नई चीज़ पैदा होती है जिसको कहते हैं गुट बनना, समूह बनना। ये दबाव समूह होते हैं, ये गुट होते हैं, और ये दबाव समूह और गुट आपस में संघर्ष करते हैं, और ये संघर्ष हिंसक हो जाते हैं, जो सांप्रदायिक तनावों में, दंगों में बदल जाते हैं। और ये होता ही है। इसको रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप लोकतंत्र रखोगे तो राजनीतिक दल बनेंगे, दल बनेंगे तो वो बोलने का अधिकार मांगेंगे, जब वो बोलने का अधिकार मांगेंगे तो झूठे आरोप लगाएंगे, और सत्ता में आने के लिए वो दल अपने छद्म गुटों का निर्माण करेंगे। वो बीजेपी भी करेगी, वो कांग्रेस भी करेगी, वो बसपा भी करेगी, वो सब करेंगे, अपने गुट बनाएंगे। और ये गुट जब आपसी संघर्ष करेंगे तो इसका परिणति दंगों के अंदर ही होगी। ये यूएस में भी होगा, ये फ्रांस में भी होगा, ये लंदन में भी होगा, ये सब जगह होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता शक्ति से प्राप्त की जाती है। सत्ता का जो सिंहासन है उसको हमने वोटिंग के आधार पे बना दिया है कि वोट जो करेगा उससे सत्ता मिलेगी। लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, प्राकृतिक प्रोसेस नहीं है, ये कृत्रिम व्यवस्था है जिसमें हम वोट देके ये तय कर लेते हैं कि गोली नहीं चलेगी, हम मिल के चुन लेंगे कौन कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन ऐसा प्राकृतिक रूप से तो नहीं होता। कुर्सी पे बैठने के लिए तो मारकाट मचेगी, खून तो बहेगा, क्योंकि राजनीति के अंदर सत्ता तक जाने का रास्ता बंदूक की नली से होके जाता है ना। गोली चलेगी,
हत्या होगी, ये कंफर्म है। जैसे ही लोकतंत्र आएगा, अभिव्यक्ति स्वतंत्र आएगी, तो दल एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाएंगे, गुटबंदियां करेंगे, हिंसा होगी। अब अगर आपने इस समय अपने नागरिक निहत्थे छोड़ रखे हैं, तो जो गुट है वो मार देंगे, जो उनका वोटर नहीं है उसको वो मार देंगे। केरल में क्या होता है, यही होता है। बंगाल में क्या होता है, यही होता है। कश्मीर में क्या होता है, यही होता है। जो वोटर हमारा नहीं है हटाओ। पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारा वोटर नहीं है, हटाओ। अमेरिका 200 साल से ऊपर से स्वतंत्र है। फ्रांस और कनाडा और इनकी जिनकी बात कर रहा है, तो लोकतंत्र में ही थे, पहले से ही थे लोकतंत्र के अंदर। तो जो लोकतंत्र आधारित राष्ट्र है उनको तो ये बात पता है कि ये होता है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। हम केवल 70 साल के हुए हैं, हमको इसका अनुभव नहीं है, तो हम रोज दंगों में कुचले जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने नागरिकों को हथियार दे दिए कि साला कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी राजनीतिक दल जाए, लेकिन ये दल अगर गुट बना के किलिंग्स करने निकलेंगे, दंगा फैलाने निकलेंगे, तो जनता ही इतनी सशक्त है कि पुलिस के आने से पहले जनता ही निपट लेगी। ये कारण है कि उन्होंने हथियार दे रखे हैं अपने नागरिकों को। जैसे एक अभी योजना चली है हर घर तिरंगा, ऐसे ही एक चीज चलनी चाहिए, एक मूवमेंट चलना चाहिए हर घर में हथियार। ये मूवमेंट चल गया तो भारत का लोकतंत्र सुदृढ़ हो जाएगा। फिर अमेरिका जैसे 1000 राष्ट्र मिलकर भारत को हाथ नहीं लगा सकते। विश्वास करो अपने नागरिकों के ऊपर, अपने नागरिकों पे विश्वास करो, उन्हें सशक्त और सशस्त्र करो ताकि उनके जीने का अधिकार सुरक्षित रहे। मैं सरकार से, इस राष्ट्र के सभी नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस देश के नागरिकों पे विश्वास करो, उन्हें सशक्त करो, उन्हें सशस्त्र करो। हर घर तिरंगा, हर घर में हथियार। विश्व का कोई भी सशक्त और समृद्ध और उन्नतिशील लोकतंत्र बिना हथियार के अधिकार के नहीं है। वेस्ट का नागरिक आसानी से हथियार ले सकता है, आसानी से, जैसे आप सब्जी खरीदते हो। अब अगली बात, जिस तरह से आप मीडिया की स्वतंत्रता बोलते हो तो बहुत अच्छा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग होता है ना। मीडिया में झूठ बोलने वाले लोग आते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, तो इसका भी दुरुपयोग होता है। लोग जाति के नाम पे दल बना लेते हैं, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। लोग क्षेत्र के नाम पे दल बना लेते हैं, जैसे कि शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस। ये क्षेत्र के नाम पे बने हुए दल है, तो ये गलत है। क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे दल बनाना बिल्कुल गलत है, लेकिन बना रहे हैं लोग, तो दल बनाने का अधिकार है, ठीक है। जैसे वोटिंग राइट, अब वोटिंग राइट आपने सबको दे दिया, सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार दे दिया, तो उसका दुष्प्रभाव नहीं है क्या? वोट बिकते हैं, गरीब आदमी किसी न किसी लालच में वोट दे देता है, वोट बिक जाते हैं, ये समस्या है ना। तो लोकतंत्र की अच्छे अधिकार जो हैं, उसकी जो शुभ गुण है, उसके जो शुभ तत्व हैं, उनके साथ एक न एक समस्या लगी रहती है, कोई ना कोई समस्या साथ में आती है। वैसे ही शस्त्र रखने का अधिकार भी है, वो सबको दे दो वयस्क नागरिकों को, बिना लाइसेंस के शस्त्र, कुछ निश्चित शस्त्र कर दो कि ये शस्त्र बिना लाइसेंस के आप रख सकते हो। जैसे डबल बैरल गन हो गई, सिंगल बैरल हो गई, 12 गेज की, 16 गेज की हो गई, उसके अलावा .32 हो गया, .45 हो गया, ये हथियार फ्री कर दो। सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं, जो मैनुअल वेपन है फ्री कर दो। इससे क्या होगा, समस्याएं आएंगी। जब आप हथियार फ्री कर दोगे तो 100 समस्याएं आएंगी, लेकिन जो मूल आधारभूत समस्या आ रही है एकीकरण में, वो सॉल्व हो जाएगी। मतदान के अधिकार के साथ समस्या है, तो क्या हम मतदान का अधिकार छीन ले? राजनीतिक दल बनाने का अधिकार दे रखा, उसके साथ समस्या है, तो क्या हम राजनीतिक दल बनाने का अधिकार छीन ले? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो लोग देश के खिलाफ भी बोल देते हैं, तो क्या हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पाबंदी लगा दें? नहीं। तो फिर हिंसा के डर से, अपराध बढ़ने के डर से हमने हथियारों पे पाबंदी क्यों लगा रखी है? लोकतांत्रिक राष्ट्रों के अंदर ये स्वाभाविक है, सब में है, तो हमारे में भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। हथियारों के बिना आपका लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, अफगानिस्तान, सोमालिया और सूडान बन जाएगा। उसके बाद हथियार होंगे, लेकिन अपराधियों के पास, आतंकी और नक्सलियों के पास।
बहुत गौर से सुन लेना इस बात को। हथियारों का अधिकार अगर नागरिकों को नहीं दिया गया तो लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन जाएगा, और जब भीड़ तंत्र बन जाएगा तो फिर ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया और सूडान जैसा बन जाएगा। वहाँ पे सबके पास हथियार होंगे फिर, लेकिन वो सब लोग वैसे ही होंगे जो नृशंस, हत्यारे, लुटेरे, डाकू होंगे। आज आपने हथियार फ्री कर दिए तो उस प्रत्येक नागरिक के पास हथियार होगा जो जिम्मेदार है, और आज आपने रोक रखा और व्यवस्था बिगड़ी तो फिर उस हर व्यक्ति के पास होगा जो हिंसा करना चाहता है, जो बेगुनाहों को मारना चाहता है। अब ये तय आपको करना है कि आप अभी देना चाहते हो या बाद में लोग छीन लेंगे तब। अभी दे दो, क्योंकि ये आज जरूरी है। वोट के साथ साथ, अभिव्यक्ति के साथ साथ, मतदान के साथ साथ, नागरिकता के साथ साथ हथियार रखने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। इसके बिना लोकतंत्र मर जाएगा, और जल्दी मरते हुए देखोगे अगर ये चीज़ सॉल्व नहीं हुई तो। वयस्क को शस्त्र धारण का अधिकार बिना लाइसेंस के, इसके बिना जो लोकतंत्र है वो बेड़ियों में जकड़ी हुई स्त्री की तरह है, जिसका कोई भी शोषण कर सकता है। गौर से सुन लेना इस बात को। बिना शस्त्र रखने के अधिकार के जो लोकतंत्र है वो ऐसा है जैसे बेड़ियों में जकड़ी हुई कोई स्त्री है, जिसका कभी कोई भी शोषण कर ले। भारत माँ के साथ हो रहा, देख लो, केरल देख लो, कश्मीर देख लो, पश्चिम बंगाल देख लो। एक चीज़ का विचार करो कि पुलिस के हाथ में हथियार आपको डराता है क्या? नहीं डराता है, सुरक्षा की भावना देता है। सेना के हाथ में हथियार आपको डराता है क्या? बिल्कुल नहीं डराता है, सुरक्षा की भावना देता है, निश्चिंतता की भावना देता है। अरे यार, मेरा आदमी है, मेरा सैनिक है, मेरे देश का सैनिक है। आप सल्यूट मारते हो, पुलिस वाले को देखते हो तो आपको सुरक्षा का एहसास होता है, सैनिक को देखते हो तब तुरंत भावना से भर जाता है आपका मन, राष्ट्रभक्ति की भावना से। क्यों? उनके हाथ के हथियार से आपको डर क्यों नहीं लगता? कि बंदूक अच्छे आदमी के हाथ में है। तो जब आपको उनसे डर नहीं लगता तो आपके नागरिकों के हाथ में अगर शस्त्र आएगा तो आपको डर क्यों लगता है? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि नागरिकों को अगर शस्त्र दे दिए तो कोई समस्या हो जाएगी? दे दो नागरिकों को शस्त्र, उसके बाद जो समस्या आएंगी उससे हम निपटेंगे। जब हमने वोटिंग राइट दिया तो पोल बूथ कैप्चरिंग होती थी, वोटिंग करने से रोका जाता था, लोकतंत्र स्थापित किया तो कितनी दुख आए, कितनी समस्याएं, कितनी तकलीफ आई। हमने सबको पार कर लिया, किया कि नहीं किया? तो बस वैसे ही इन समस्याओं को पार करेंगे, पर नागरिक तो हमारे बच जाएंगे। ये जो रह के बार बार दुर्घटनाएं घटती हैं, हिंसा होती है, ये तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी हथियार देने की बात सुनते ही सब भयभीत हो जाते हैं, सब इसको शंका की नजर से देखते हैं। उनका दिल एक कायर के दिल की कायर हो जाता है, अंदर से कायरता जाग उठती है। नेता हो, मंत्री हो, पुलिस हो, सेना हो, पूरी व्यवस्था हो, मीडिया वाले हो, बड़े बड़े लोग हों, धनपति हो, वो सभी सोचते हैं कि बंदूकें अगर आसानी से मिल जाएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। सब यही सोचने लग जाते हैं। क्यों? गुंडों के हाथ में ही देखी है, समझदारों के हाथ में देखी नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि आतंकी, नक्सली, अपराधियों की पहुंच तो बहुत आसानी से हथियारों तक, और पुलिस सेना की जो पहुंच नियंत्रित है, और आम आदमी की तो बेचारे की कोई पहुंच ही नहीं है, वो तो मर जाए तो नहीं पहुंच सकता हथियारों तक। लोकतंत्र के अंदर एक होता है संपत्ति का अधिकार, एक होता है जीने का अधिकार, और संपत्ति का और जीने का जो अधिकार है ना, वो शस्त्र रखने के अधिकार से सीधा जुड़ा हुआ है। आपने लोगों को जीने का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, लेकिन शस्त्र रखने का अधिकार नहीं दिया, तो उनकी संपत्ति का और जीने का अधिकार कब छीन जाए और कौन छीन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आधा है, जैसे आप किसी को गाड़ी दे दो और उसमें डीजल पेट्रोल नहीं दो, चाबी नहीं दो उसको, ना तो गाड़ी की चाबी दो, ना उसमें डीजल पेट्रोल दो, गाड़ी दे दो उसको, अब वो क्या कर लेगा गाड़ी का? वैसे ही वोटिंग राइट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार सब दे रखा है, लेकिन हथियार रखने का अधिकार नहीं है। लाइसेंस बनवाओ, चक्कर काटो, कागज़ लिखो, पत्री लिखो, एप्लीकेशन लिखो, तब जाके कहीं हथियार हाथ में आता है, और उसके बाद भी उसको छुपा कर रखो 10 तालों में। हर 5 साल में नया बनवाओ, चुनाव हो तो जमा करवाओ, कोई बात हो तो जमा करवाओ, सवालों के जवाब दो। हथियार रखना मतलब ऐसा हो गया जैसे हम नागरिक नहीं हुए इस देश के, हम कोई महा खतरनाक आतंकी हुए, ओसामा बिन लादेन के फॉलोवर हो गए, हम देश के नागरिक नहीं हुए, नक्सलियों के सरगना हो गए हम, इस देश के नागरिक न हुए। वैसी पाबंदियां और वैसे प्रतिबंध है, और ये खाली आम नागरिक पे नहीं है, अरे पुलिस और सेना वालों तक को बेचारों को इतना कठोर बांध रखा है।
के सांस लेते हुए उसे गिन की गोलियां चलाते हैं। फिर क्या होगा? फिर संपत्ति का अधिकार और जीने का अधिकार ये अधूरा है। बिना पेट्रोल की गाड़ी जैसे आप संपत्ति और जीने का अधिकार दे रहे हो और फिर कह रहे हो भाई हथियार नहीं रख सकता, तो तुमने वैसे ही छीन लिया उसकी संपत्ति का और जीने का अधिकार। कल कोई ऐसा राजनीतिक दल सत्ता में आके बैठ गया जिसकी विचारधारा उग्र होगी, हिंसक होगी, हिंसक विचारधारा का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऊपर आके बैठा, वो जो मेरे को वोट नहीं देता उनको हटाओ क्या देगा? उसके गुट एक्टिव हो जाएंगे। क्या हुआ? सिखों का नरसंहार कैसे? इंदिरा गांधी मरी तो नरसंहार करवा दिया अपने लोगों के साथ मिलकर। यही तो होता है लोकतंत्र के अंदर, यही समस्या आती है। कब कौन सी घटना घट जाए और बेगुनाह मर जाए कोई गारंटी नहीं। इंदिरा गांधी की घटना घटनी थी, वो घटी, संहार हो गया, फालतू फालतू बेगुनाह लोग मर गए। कश्मीर के लोगों को थोड़ी पता था एक रात ऐसी आएगी कि सब एक साथ मार दिए जाएंगे। वो तो बेचारे बैठे थे अपने घर में चुपचाप, कोई तैयारी कर रहा था पीछे से, आके मार के चले गए। पश्चिम बंगाल में जो रोज दो पाँच जने मर जाते हैं, उनको थोड़ी पता रहता है कि आज हमारा आखिरी दिन है। कोई योजना बना के बैठा है, कोई हमारे रेकी कर रहा है, आते और मार जाते हैं। केरल के अंदर आरएसएस के दो तीन लोग रोज मर रहे हैं, कौन देखने वाला? क्यों? क्योंकि संपत्ति और जीने का जो अधिकार है वो आपने दिया ही नहीं है। लिख दिया है संपत्ति का अधिकार, जीने का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार तब तक पूरा नहीं है जब तक हथियार रखने का अधिकार नहीं है। बिना लाइसेंस के बस वयस्क नागरिक को दे दो, मैनुअल गन्स फ्री कर दो, खरीदेगा आदमी, जहां मिलेगी जैसी मिलेगी उसकी जितनी क्षमता होगी वैसी ला के रख लेगा, और उसके ऊपर विश्वास करो कि वो घर में रखेगा, गुड़ बना के निकलेगा नहीं, डाकुओं का गिरोह नहीं शुरू हो जाएगा। और डाकू आ भी गए, अगर कोई ऐसी समस्याएं हो भी गई जो कार्टेल चलते हैं, समस्या होती है, तो उसका समाधान करेंगे, होगा उसका समाधान फिर। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो केरल में हो रहा है, जो कश्मीर में हो चुका है, जो पश्चिम बंगाल में हो चुका है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार ये कहती है कि हम आपकी जीवन की सुरक्षा करेंगे, संपत्ति की रक्षा करेंगे, पुलिस कहती है, सेना कहती है कि हम आपके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, आप हथियार हमको दे दो, तो वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। जब सरकार और पुलिस कहती है कि हम आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगे, हम आपके जीवन की रक्षा करेंगे, आप ये अधिकार हमको दे दो, तो तत्काल समझ जाओ कि आपके जनसंहार की योजना बन चुकी है। जिस दिन सरकार आप कहती है कि आपको हथियार रखना है तो हमसे पूछ के रहना पड़ेगा, कंफर्म नोट कर लो कि आपके जनसंहार की तारीख, तिथि, समय सब सुनिश्चित हो चुका है, खाली सही समय का इंतजार किया जा रहा, आपको काट दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान में काट दिया, जैसे अफगानिस्तान में काट दिया, जैसे बांग्लादेश में काट दिया, जैसे केरल में काट दिया, जैसे कश्मीर में काट दिया, जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर में काट दिया, जैसे कश्मीर में काट दिया। कोई एक रात आएगी और ऐसी आएगी कि फिर कभी सुबह नहीं होगी, खत्म, सब खत्म। जहां आपको आपकी गवर्नमेंट, ये यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, वहाँ के सभी लोकतंत्रों में एक सरेआम नागरिक बोलते हैं कि जो सरकार अपने नागरिकों से शस्त्र छीनती है वो सरकार अपने नागरिकों की सामूहिक नरसंहार की तैयारी कर रही है। तो फिर जापान में ही क्यों ये है? अमेरिका ने जापान परमाणु बम गिराया, वहाँ हथियार रखने का भारत से भी कठिन है, वहाँ हथियार रखने का सोचना। एक बात और, ये सारे जो यूरोपीय देश हैं जिन्होंने सब जगह उपनिवेश बनाए, इनके वहाँ तो फ्री गन पॉलिसी है, लेकिन जिन जिन को इन्होंने उपनिवेश बना के आज़ाद किया है उनके वहाँ इन्होंने बंदूकों के ऊपर बहुत पाबंदियाँ लगा रखी है। जैसे जापान के संविधान में हथियारों के लिए खूब प्रतिबंध है। ब्राज़ील के अंदर खूब प्रतिबंध है। अफ्रीका के राष्ट्र, वहाँ पर खूब प्रतिबंध है। जिन जिन राष्ट्रों को इन्होंने गुलाम बनाया उनको उन्होंने हथियारों से रहित करके निचोड़ के छोड़ दिया। स्वाभाविक सिद्धांत है ये। आपकी सरकार अगर आपके शस्त्र धारण के ऊपर प्रश्न पूछती है, आपको रोकती है, टोकती है, तो कंफर्म जान लो कि आपके संहार का समय निश्चित हो चुका है। बस एक योजना में, एक प्रोसेस में चल रहे हो आप। जिस दिन वो समय आ गया हो जाएगा संहार। बस वेट किया जा रहा है कि वर्ग विशेष की आबादी बढ़ जाए। बस इंतजार किया जा रहा है कि अलगाव पैदा हो जाए, दलित स्वर्ण के नाम पे पैदा हो जाए, सिख हिंदू के नाम पे पैदा हो जाए, मुस्लिम हिंदू के नाम पे पैदा हो जाए, किसी भी नाम पे अलगाव पैदा हो जाए, पूरी तरह से अव्यवस्था एक बार आ जाए, उसके बाद आपको मार दिया जाएगा। अमेरिका में जिन्होंने बंदूकों का अधिकार, सेकेंड अमेंडमेंट जो करवाया, उन लोगों का सिंपल सी बात थी कि संपत्ति और जीने का अधिकार तब तक अधूरा है जब तक शस्त्र रखने का अधिकार नहीं। और जो सरकार ये कहती है
कि शस्त्र आप दे दो, आपकी जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हम करेंगे। वो सरकार आपको मारने की तैयारी कर रही है, वो इंतजार कर रही है, एक प्रोसेस में चल रही है। जब उनको सही समय दिखेगा वो किसी न किसी बहाने से गुट समूह बना के आपको मरवा देंगे। जब सरकार कहती है कि तुमको लाइसेंस चाहिए हथियार रखने के लिए, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको हथियार रखने की लाइसेंस चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम तब तक ही जियोगे जब तक हम चाहेंगे। तुम इंतजार करो उस बकरे की तरह जो पिंजरे में रहता है, मरने का इंतजार करता है। क्योंकि लोकतंत्र में गुटबंदी होती है, दलबंदी होती है और हिंसा होती है। मूर्ख नहीं है वो राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र जिन्होंने अपने देश के अंदर हथियारों के अधिकार दे रखे हैं। टॉप 10 नेशंस जो हैं, सारे यूरोपियन नेशंस हैं जो उपनिवेश जिन्होंने बनाए थे, वो सब ने अपने को आपको फ्री कर रखा है। एक ही ऐसा मूर्ख राष्ट्र है जिसने अपने नागरिकों से हथियार छीना है, और वो राष्ट्र है ब्रिटेन। और देख लो उसकी हालत, घसीट घसीट के लोगों को मारा जा रहा है। लोकतंत्र तो हमने ले लिया, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, मांग मांग के लोकतंत्र तो हमने ले लिया। लेकिन लोकतंत्र के मूलभूत अधिकारों के अंदर जो शस्त्र धारण का अधिकार है, बिना शर्ती, बिना लाइसेंस, वयस्क व्यक्ति को शस्त्र धारण का अधिकार। जब मैं शस्त्र धारण का अधिकार कह रहा हूँ तो ये नहीं कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है लाइसेंसी राज, नहीं, इजी, आराम से मिलना चाहिए। और सैन्य हथियार नहीं कह रहा हूँ मैं, और मैं सैन्य हथियार नहीं कह रहा हूँ। सेना और पुलिस के उपयोग के हथियार अलग होते हैं और नागरिकों के उपयोग के हथियार अलग होते हैं। सिविलियन वेपन्स अलग होते हैं, मैं सिविलियन वेपन्स की बात कर रहा हूँ। हमने लोकतंत्र तो ले लिया, पर जीने और संपत्ति का अधिकार हमारा अधूरा है बिना हथियार के। लोकतंत्र के मूल अधिकारों में आता है हथियार रखने का अधिकार, शस्त्र का अधिकार, जीने का और संपत्ति का अधिकार, ये तीनों एक साथ हैं। और अगर शस्त्र का अधिकार नहीं है, शस्त्र प्रक्रिया कठोर है, जटिल है, तो आप पक्का जान लो कि आपको पुलिस भी मारेगी, आपको सेना भी मारेगी, आपको गुंडे भी मारेंगे, आपको अपराधी भी मारेंगे, आपको नक्सली भी मारेंगे, आपको आतंकी भी मारेंगे, दंगाई भी मारेंगे, हर कोई मारेगा और कभी भी मार सकता है। हम क्या करें कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसी घटना ना हो? शस्त्र धारण करो। बंदूक नहीं मिल रही है तो जो शस्त्र, तलवार, कटार, खड़ग होती है वो धारण करो। अब आपने अगर हथियार ले लिया तो क्या आप बच जाओगे? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने हथियार रख लिया तो आप बच जाओगे। क्योंकि हथियार रखने के बाद आपके पास अगर बहुत बड़ी भीड़ आएगी तो आप नहीं बच सकते। आप कितना लड़ लोगे हथियार से? एक बहुत बड़ा जनसमूह अगर नहीं लड़ पाओगे। इसका मतलब आपके पास भी समूह होना चाहिए। तो पहला काम तो करो, शस्त्र धारण करो, उसको सीखो। दूसरा काम करो, समूह बनाओ, अपने मोहल्ले, अपने सोसाइटी, अपने समाज में एक ग्रुप बनाओ और हफ्ते में एक दिन सभी मिल के अभ्यास करो। किसी को मारने के लिए नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आप अपनी आत्मरक्षा तक तो आ गए। आपने हथियार खरीद लिया, आपने अपने मित्रों का एक समूह बना लिया, अपनी कॉलोनी या अपनी लोकेलिटी या अपनी सोसाइटी के अंदर पहरा देना शुरू कर दिया, हफ्ते में एक बार इकट्ठे होकर ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो अब ये तो कंफर्म हो गया, इसके द्वारा ये तो निश्चित हो गया कि आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो। लेकिन अभी भी आप अपने दुश्मनों से पीछे हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर में जो जनसंहार हुआ वो आतंकियों ने किया और उन्होंने ये काम योजना बना के किया। उन्होंने देखा कि किस घर में लाठा और भाटी लेके जाना है, उन्होंने देखा कि किस घर में हमको बंदूक लेके जाना है, किस घर में हमको 100 जनों को जाना है हमला करने, और किस मोहल्ले या कॉलोनी में हमको 5 जनों को हमला करने जाना है। और उस योजना सहित उन्होंने हमला किया। तो आप इस बात में पीछे हो कि आपने सुरक्षा की तैयारी कर ली, समूह बना लिया, पर आप हमला नहीं कर रहे हो, आप रुके हुए हो और वो योजना बना रहे हैं हमला करने की, वो योजना बना रहे हैं दंगा करने की। इस मामले में आप पीछे हो। अब अगली चीज़, पहला तो हम घरों में हथियार रखते ही नहीं हैं। दूसरा, रखते भी हैं तो हम दंगा जब होता है तो ये सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए हथियार है, हम हमारे घर में बैठे हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, समूह के साथ लड़ते नहीं हैं, अपने पूरे सोसाइटी या लोकेलिटी की चिंता करते नहीं हैं, अपने घर में हथियार लेके बैठे रहते हैं। और सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। पर आप एक बात समझो, जब आप किसी दंगे को देखते हो, किसी सिविल अनरेस्ट को देखते हो, तो ये एकदम से नहीं होता है। जब आप किसी दंगे को या सिविल अनरेस्ट को देखते हो तो ये एकदम से नहीं होता धमाके की तरह। ये योजना बना के, सोच समझ के, चिन्हित करके होता है। मोहल्लों को, घरों को
मनुष्यों को, व्यक्तियों को, समूहों को चिन्हित करके होता है ये काम। तो जब आप सोचते हो कि हमने हथियार ले लिया तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं, समूह बनाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार सबको मिल के साथ में ट्रेन होना पड़ेगा और इसको जारी रखना पड़ेगा कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो हम अपनी सुरक्षा कर सकें। अगली बात यह है कि हम इसकी प्रिपरेशन अगर करेंगे तो भी हम नागरिकों की तरह करेंगे। और ये जो संहार चल रहा है ये युद्ध स्तर पे युद्ध की तरह चल रहा है। इस संहार को जो तत्व इग्नाइट कर रहे हैं, जो इसको क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम मारना चाहते हैं या नक्सली या आदिवासी आपको मारना चाहते हैं। इनको तैयार किया जा रहा है। तैयार करने वाली ताकतें क्या हैं? बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उनकी गुप्तचर संस्थाएं हैं। बहुत गौर समझना, किसी भी देश के अंदर यूजफुल इडियट्स होते हैं, भावुक लोग जो हिंसा करने तैयार हैं। ऐसे यूजफुल इडियट्स को विदेशी एजेंसियां यूज करती हैं और तैयार करती हैं लड़ने के लिए। हम तैयारी करते हैं नागरिक की तरह, और उन संस्थाओं को ताकत है पूरे के पूरे राष्ट्र की। इसलिए हम इसके अंदर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो ये युद्ध की तरह कर रहे हैं। वो इसे छापामार युद्ध की तरह प्रिपेयर कर रहे हैं और हम हमारी आत्मरक्षा के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इसलिए हम कमज़ोर पड़ते हैं। हम हर कार्य कैसे करते हैं? धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से करते हैं, लोकतंत्र की दृष्टि से करते हैं, जबकि वो अपने हर कार्य के अंदर उनके मजहबी उन्माद को उपयोग करते हैं। उनकी विदेश नीति भी इससे ही प्रेरित है। हमारे देश के अंदर धर्म एक साइड वर्क है। अगर हम धर्म को महत्वपूर्ण वस्तु बना भी लें तो हमारा धर्म सिखाता है चींटी को आटा खिलाओ, गाय को रोटी खिलाओ, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ, ध्यान करो, प्राणायाम करो, जप करो, तीर्थ यात्रा करो। इससे कुछ नहीं होना, न पैसा मिलना है, न कोई युद्ध जीत सकते हो, कुछ भी नहीं। मन की शांति मिलेगी, ऐसे बैठ जाओगे आंखें बंद करके गौतम बुद्ध की तरह, महादेव की तरह बैठोगे शांत मन से, भगवान नारायण की तरह सो जाओगे, पीछे सांप है तो भी सो जाओगे, ऐसे हो जाओगे। आपको धर्म परम समाधि, परम शांति, परम सुख में पहुंचा देगा। आप, हमारा धर्म अलग है तो सिद्धांत अलग है, तो उसके अंदर साधना होगा, भजन, भक्ति, योग, ध्यान होगा। देखा, शिव के गले में सांप है पर ध्यान में है। हिंदू धर्म का व्यक्ति ऐसे ही हो जाता है। नारायण है, सांप के ऊपर सोए, कोई डर नहीं, बिल्कुल बेफिक्र, सांप पे सोए, कब काट ले क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। महादेव गले में सांप लेके बैठे हुए। तो हमारे धर्म को अगर आपने पालन कर भी लिया पूरी तरह से, उसमें घुस भी गए धर्म में, तो साधु बन जाओगे, अपनी गर्दन दे के दूसरे की जान बचाने वाले बन जाओगे, खुद भूखे रह के दूसरे खिलाने वाले बन जाओगे। अपना धर्म तो आपको इंसान से देवता बना देगा। बनना शैतान है, बिल्कुल दूसरी दिशा में जाना है। जिंदा रहना है तो इंसान से जानवर बनना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई शैतान से है। और हमारा धर्म ऐसा है जो आपको इंसान से देवता बना देगा और भगवान बना देगा। बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। इसलिए करे भी क्या? हमारे धर्म को लागू करके हम करे भी क्या? हिंदू राष्ट्र बना के भी क्या कर लोगे आप? मेरा ये प्रश्न है। बना लिया, मान लो आपने हिंदू राष्ट्र बना लिया, फिर क्या करोगे? हिंदू धर्म तो परोपकार सिखाता है, हिंदू धर्म तो निष्काम कर्म सिखाता है, सहनशीलता, क्षमता, क्षमा, सहनशीलता सिखाता है। हमारा धर्म तो आपको ऐसा बना देगा शिव जी जैसा, गले में सांप है तो भी ध्यान में शांति से बैठे हैं। 100 फनों वाला सांप फुफकार रहा है लेकिन ध्यान में बैठे हुए हैं नारायण। एक पैर पे खड़े हैं, चारों तरफ गायें ही गायें हैं, चरने गई हैं, कोई गाय कहाँ चली जाए, घूम जाए, ऐसी स्थिति है, लेकिन आंखें बंद करके बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण। हमारा धर्म तो आपको ऐसा बना देगा, परम आनंद, चरम आनंद से समाधि, ध्यान में पहुंचा देगा, योग में पहुंचा देगा। तो हिंदू राष्ट्र बना के कर क्या लोगे? हमारा धर्म तो ये कहेगा नहीं कि उसको मार दो क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। तो हिंदू राष्ट्र बना के कर क्या लोगे? हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत अपनाओगे तो आप ऐसे फकीर बन जाओगे कि दूसरा भूखे को रोटी दे दोगे, खुद भूखे सो जाओगे। और लड़ाई किससे हमारी? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लड़ाई है हमारी। उनकी विदेश नीति क्या है? उनकी विदेश नीति है जिहाद। उनका जासूस विभाग, उनका गृह विभाग इस पे चलता है कि नाम रहेगा अल्लाह का, सब तख्त गिराए जाएंगे, सब बुत ढहाए जाएंगे। ये उनकी कोर पॉलिसी है। हमारा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। हम इस सिद्धांत पे चलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
वो चलते हैं काफिर वाजिबुल कत्ल है, बिल्कुल विपरीत है। इंसान से शैतान की यात्रा उस तरफ हो रही है और इंसान से देवता और भगवान बनने की यात्रा इस तरफ हो रही है। खुद भूखा रह के दूसरे को रोटी देने की यात्रा हो रही है इस तरफ। और सामने वाले की रोटी बेटी दोनों कैसे छीन ली जाए और सामने वाले को कत्ल कर दिया जाए, उसका सिद्धांत उस तरफ चल रहा है। बिल्कुल विपरीत है। और हमको किसी देश का सहयोग नहीं है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। उनका देश ही उनके धर्म को सपोर्ट कर रहा है। उनके पास स्पेसिफिक देश है, सेना है, हथियार हैं, शस्त्र हैं, ताकत है। इसी के लिए तत्पर हैं वो, इसी के लिए 24/7 काम करते हैं। उनको इस बात की तनख्वाह मिल रही है कि धर्म के नाम पे लड़ो और विधर्मियों को मारो। उनको इस चीज की सैलरी मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है। आपका तो देश ही धर्मनिरपेक्ष है, आपकी सेना व्यवस्था सब धर्मनिरपेक्ष है, कैसे लड़ोगे? हिंदू राष्ट्र बना के भी नहीं लड़ सकते आप। वो पूरी व्यवस्था ऐसे काम करती है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो दुश्मन है, तो वो जासूस है। पाकिस्तान में क्यों मार दिया जाता है, क्यों बांग्लादेश में मारा जा रहा है नॉन मुस्लिम्स को? वो आपको दुश्मन के जासूस की तरह देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदू क्या कह के मारा जा रहा है? इंडिया के एजेंट है। पाकिस्तान में हिंदू क्यों मारा जाता है? इंडिया के एजेंट है। भले वो कितने भी समर्पित हो पाकिस्तान के प्रति, लेकिन उनको मार दिया जाता है। क्यों क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि वो देखते ही उस दृष्टि से हैं। इसका बिल्कुल विपरीत यहाँ चल रहा है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि लड़ना है और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि शांति होनी चाहिए। विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। तो कैसे बचेंगे? मारे जाएंगे। हम कहते हैं केरल में दंगा हो गया, अरे कश्मीर में ऐसे हो गया, 3 जवान शहीद, 5 जवान शहीद, 6 जवान शहीद। हर रोज खबर आ रही है, आएगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि साथ में बैठेंगे, मिल के रहेंगे। और वहां से दृष्टि ये आ रही है कि ये साला इंडिया का एजेंट है, ये साला इंडियन, इसको मारो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से मिल के और कुछ व्यापार बनाएं, कुछ काम करें, और वहां सिस्टम ही उल्टा चल रहा है। उनका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है कि जो नॉन मुस्लिम है वो इंडिया का एजेंट है। फिर कैसे बचोगे आप? हमारी विदेश नीति चलती है क्षमता, क्षमा, सहनशीलता, समता, इसके ऊपर चलती है हमारी विदेश नीति। वहाँ की विदेश नीति चल ही इस पर रही है कि जो नॉन मुस्लिम है वो हटाओ, खत्म करो। वहाँ का जासूस विभाग काम ही इस चीज़ पे कर रहा है। वो ये मान के चलते हैं कि अगर कोई भी नॉन मुस्लिम जिंदा है तो देश के लिए खतरा है, ख़त्म करो, मार दो। और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान लड़ गए, अगर लड़ गए तो देश के लिए खतरा है। बहुत बारीक फ़र्क है समझना। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक भी नॉन मुस्लिम जिंदा है तो देश के लिए खतरा है। हमारा ये मानना है कि अगर हिंदू मुसलमान लड़ गए तो सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। अब बताओ कौन जीतेगा? बताओ कौन जीतेगा इसके अंदर? क्योंकि हम तो यही मान के चल रहे हैं कि भाई ये हमारा भाई है, हमको नहीं लड़ना, हमको नहीं लड़ना, हमको नहीं लड़ना है। और वो यही मान के चल रहे हैं निरंतर कि भाई ये दुश्मन है, इसको मार देना, इसको मार देना, इसको मार देना है। तो कौन जीतेगा बताओ? हम कहते हैं कश्मीर में बार बार ऐसा क्यों होता है, हम इतनी सारी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? केरल में इतनी सारी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों हो रहा है मणिपुर में ऐसा बार बार? क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में ऐसा बार बार? क्योंकि आधारभूत तत्व ही अलग है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मछली को जिंदा रखने के लिए पानी उबाल रहे हैं, पानी में जो मछली है उसको जिंदा रखने के लिए हम पानी उबाल रहे हैं। बिल्कुल ही विपरीत प्रक्रिया है। हम जितने सॉफ्ट होते जाएंगे, हम जितना अपनापन दिखाते जाएंगे, उतने बर्बाद होते जाएंगे। जितनी भलाई दिखाते जाएंगे उतने खत्म किए जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है भाईचारा स्थापित करना, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना। हमारे भारतीय संविधान, भारतीय शासन के मूल गुण ही यही है, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, शांति। उसके बिल्कुल विपरीत एजेंडा वो पुश कर रहे हैं। तो इसमें मारा कौन जाएगा बताओ? वही मारा जाएगा जो भाईचारा और शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। गांधी जी कहते थे एक थप्पड़ कोई मारे दूसरा गाल आगे करो। तो 2 थप्पड़ किसको पड़ेंगे?
जो दूसरा गल आगे करेगा उसको ही पड़ेंगे। कौन मारा जाएगा? हम ही मारे जाएंगे। जब जो मारा जाएगा वो जीतेगा कैसे? वो तो हार जाएगा। बांग्लादेश में हार गए, अफगानिस्तान में हार गए, पाकिस्तान में हार रहे। लड़ना हमारा लास्ट ऑप्शन है। बहुत गौर सुनना, लड़ना हमारा लास्ट ऑप्शन है और लड़ना उनका पहला कर्तव्य है। हिंसा हमारे लिए अंतिम उपाय है और हिंसा उनके लिए पहला कदम है। इतना फर्क है। कैसे जीतोगे? कैसे लड़ोगे? सोचो, कहां है रास्ता? कहां जा रहा है रास्ता? बताओ। यह रास्ता केवल एक जगह जा रहा है कि भारत का भी कहीं ना कहीं मुगलिस्तान बनेगा, और कहीं नहीं जा रहा है ये रास्ता। तुम्हारा पहला लक्ष्य यह है कि शांति स्थापित करनी है, यानी अपनी जान नहीं बचानी है, हथियार नहीं उठाना है, हिंसा नहीं करनी है। उनका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जान ले लेनी है। जिन लोगों से हमारी लड़ाई है ना, वो लोकतंत्र में हमसे पीछे हैं, राजनीति में हमसे पीछे हैं, अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे हैं, बिजनेस में हमसे पीछे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा में हमसे पीछे हैं, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की रक्षा, बच्चों के अधिकार, बच्चों की रक्षा में हमसे पीछे हैं, सड़क, पानी, बिजली, धन दौलत, सुविधा, विज्ञान, हर चीज में हमसे पीछे हैं। लेकिन वो हमसे आगे हैं धोखा देने में, लेकिन वो हमसे आगे हैं कपट करने में, लेकिन वो हमसे आगे हैं झूठ बोलने में, लेकिन वो हमसे आगे हैं हिंसा करने में, बलात्कार करने में, बच्चों को हत्या करने में, बेगुनाहों की हत्या करने में, बूढ़े हथियार बिना के चीखते चिल्लाते जान की भीख मांगते लोगों की गर्दन काटने में वो हमसे कई गुना आगे, करोड़ों गुना आगे वो हमसे, और रहेंगे वो हमसे आगे ही रहेंगे इस चीज़ में। हम उनको इन कामों में पीछे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम ये काम? हम उनको पीछे इन कामों में क्यों नहीं कर सकते? हिंसा और नरसंहार और नृशंस हत्याओं में हम उनको पीछे क्यों नहीं कर सकते? लूट डाका और बलात्कार में हम उनको क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि वो छापामार युद्ध कर रहे हैं। गलियों में, शहरों में, राज्यों में, आपके जिलों में, आपके पड़ोसी देशों में वो छापामार युद्ध कर रहे हैं। आपके नागरिकों से, आपकी गलियों में वो छापामार युद्ध लड़ रहे हैं। और हमारा राष्ट्र उसको क्या मानता है? सांप्रदायिक तनाव मानता है हमारा राष्ट्र। हमारा राष्ट्र कहता है कि सांप्रदायिक तनाव हो गया, 144 लागू करो, रोको। और फिर हम क्या करते हैं? 7 दिन 10 दिन मामला शांत हो जाता है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं सांप्रदायिक तनाव शांत हो गया, मिलजुल के रहो, भाईचारा से रहो, बस खत्म। आप एक और छापामार युद्ध हार गए। दुश्मन देश की सेना और गुप्तचर विभाग ने आपकी गली में, आपके शहर के एक मोहल्ले में छापामार हमला किया और आप 15 दिन तक आमरण अनशन करते रहे और फिर सब नॉर्मलाइज कर लिया आपने। जो घर लूटे वो लूट गए, जो पैसा लूटा वो लूट गया, जो औरतें लूट गई वो लूट गई। अब आप शांति से फिर आगे चल गए, फिर जा रहा कारवां, फिर एक हमला होगा, फिर लूटा जाएगा, फिर कारवां आगे चलेगा, फिर हमला होगा, फिर लूटा जाएगा, और ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कारवां का कोई आदमी बचेगा नहीं, एक सामान बचेगा नहीं, और सारी दौलत, सारी औरत, सारा पैसा, सारे आदमी, सारे बच्चे बूढ़े सब लूट पीट के ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तब तक ये छोटे छोटे हमले होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, ये नहीं रुकेंगे। होगा, यही होगा। अरब में ऐसे लुटेरों के ग्रुप होते थे, जब वहाँ से यात्री जाते थे अपना व्यापार लेके, तिजारत करने वाले, तो उनको लूट लेते थे। फिर भी वो बेचारे आगे निकलते, फिर और लूटे जाते। वो बेचारे जहाँ डेस्टिनेशन से पहुँचते सब लूट जाता उनका। हमले होते रहते थोड़ी थोड़ी देर में उनके ऊपर। पृथ्वीराज चौहान पे क्या हुआ था? यही तो हुआ था। बार बार हमला होता रहा, आखिर वो इतना कमज़ोर हो गया कि हार गया। अब हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते इस हिंसा में, इस मारकाट में, इस छापामारी युद्ध में हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हमको हारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा देश धर्म के नाम पे हिंसा की इजाज़त देता ही नहीं है। ये हमारा स्वभाव ही नहीं है कि ये हम करें। हमारी पुलिस, हमारी सेना इस काम में हमारी मदद नहीं कर सकती। हमारे राजनीतिक दल, कितने भी हिंदूवादी दल हों, वो आपकी मदद कर ही नहीं सकते इस युद्ध के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही करेंगे सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा। आपके देश की उदात्त व्यवस्था, आपके देश का एक
सर्वश्रेष्ठ जो संविधान है वो व्यर्थ हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। आप अपने सिद्धांतों से गलत चले जाएंगे अगर आपने ये काम कर दिया तो। हमारा संविधान हमें अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करने का अधिकार देता ही नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर कोई हिंसा हो रही हो तो उसमें किसी का पक्ष लेने का भी अधिकार नहीं देता है। हमारे संविधान में व्यवस्था ही नहीं है कि धर्म आधारित कहीं हिंसा हो रही हो तो संविधान और पुलिस किसी एक चीज का पक्ष ले ही नहीं सकते। राजनीतिक दल भी नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते, सेक्युलर है। कैसे बचाएंगे बताओ मेरे को। जिस कार्य को हम सांप्रदायिक तनाव, दंगा फसाद कहते हैं वो उनके लिए छापामार युद्ध है। हमारा हर कर्फ्यू जो सांप्रदायिक तनाव के बाद लगता है वो युद्ध में हारने के बाद फैलाई गई सफेद झंडी है। सांप्रदायिक तनाव अगर ना हो तो बेस्ट है, लेकिन होगा, और होने के बाद हमको तो वही करना है, शांति करनी है। और जब हम शांति स्थापित करेंगे तो हम वो छापामार युद्ध हारे, फिर आगे बढ़ो, फिर होगा। और जिसको हम सामाजिक शांति और भाईचारा कहते हैं वो इन कट्टरवादी संस्थाओं के लिए तैयारी का समय है। वो उस समय तैयारी करते हैं हमले की। हम हिंदू राष्ट्र बन के भी नहीं बच सकते, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम के उच्च आदर्शों को मानते हैं। डाकू बन के डाके डालना ये हमारे संविधान में है ही नहीं। इसलिए अगर आप इस नरसंहार से बचना चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य है कि कृपा करके हथियार रखें। दूसरा, अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले, अपने लोगों को समूह को बना के हफ्ते में एक बार ट्रेन करना शुरू करो। आत्मरक्षा के लिए अपने आप को ट्रेन करो। शूटिंग सीखो, तलवारबाजी सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, निशानेबाजी सीखो, ढंग के काम सीखो। एक समूह बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, हफ्ते में एक दिन ट्रेन करो, हथियार रखो। पहला काम तो घर की और ज़िंदगी की रक्षा के लिए हथियार रखना, ये पहला कदम है। दूसरा कदम, हथियारबद्ध होके हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करो, ताकि जब ये छापा मार युद्ध करने वाले दंगाई और हमलावर विदेशी सैनिक जो सिविल रूप में, जो सिविल ड्रेस में हैं, वो विदेशी सैनिक जब आपके घरों में घुसने के लिए हमला करें किसी मजहब के नाम पे, तब आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकें और आपका कम से कम नुकसान हो। लेकिन वो इससे बहुत आगे हैं। ये जो चीज़ अपनों को करनी है, हमने तो की ही नहीं है अभी तक ये चीज़, वो इससे बहुत आगे हैं। उन्होंने हथियार एक्वायर किए हुए हैं, उन्होंने समूह बनाए हुए हैं और वो ट्रेन भी हैं। ये तीनों चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। वो इसके आगे की तैयारी पे हैं। वो आपके मोहल्लों गलियों में घूम के आपको चिन्हित कर रहे हैं, किसके पास हथियार है, किसके पास नहीं है, किस घर में कितने लोग हैं, कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, किस घर में घुसने के लिए कितना फोर्स लगेगा, कहाँ से क्या मिल सकता है। वो इसकी पूरी योजना बना रहे हैं। वो सामूहिक जनसंहार की योजनाओं पे काम कर रहे हैं। फिर ये घटना घटेगी, कहीं भी घट सकती है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कहाँ घटेगी, कुछ नहीं कह सकते, किसी भी शहर में घट सकती है। और उसको आप सांप्रदायिक तनाव कहोगे, कुछ दिन कर्फ्यू रहेगा और फिर आप अपने काम पे लग जाओगे और आपका पड़ोसी शायद मारा जाए उसके अंदर, है ना, या आपकी गली से 2 गली छोड़ के 3-4 जने मारे गए। होगा ये देर सवेर, किसी न किसी शहर में होता ही रहता है। हर कुछ महीने में किसी न किसी शहर में ये घटना होती है, किसी गांव में ये घटना होती है, और ये होगी, क्योंकि वो हमसे आगे हैं। वो प्रिपेयर करते हैं, वो मार्क करते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं, और उनको पता है कि ये देश कुछ नहीं करेगा, खाली कर्फ्यू लगाएगा, पता, बस। आतंकी हमले में और इस हमले में एक छोटा सा ही फर्क है, छोटा सा ही फर्क है। ये हमला सिविल लोग करते हैं, बिना असॉल्ट राइफल के, बिना ऑटोमेटिक वेपन के करते हैं, और आतंकी हमला ट्रेन लोग करते हैं, आर्म फोर्सेस पे करते हैं और ट्रेन होकर करते हैं। फर्क समझो, एक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के अंदर 2 तरह के सैनिक हैं जो लड़ रहे हैं। एक बॉर्डर पे लड़ रहा है तो उससे लड़ने के लिए ऑटोमेटिक राइफल लेके ट्रेन व्यक्ति आता है लड़ने, जिसको हम आतंकवादी कहते हैं, ठीक है। और शहर और नगरों में जो लोग हैं उनको मारने के लिए कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, दंगे और सांप्रदायिक तनाव के नाम पे भीड़ आती है और वो मार के चली जाती है नागरिकों को। हमको लगता है कि ये नागरिक लड़े, सैनिक हैं जिनके पास असॉल्ट राइफल नहीं है, जो लाठी डंडा लेके आए, पेट्रोल बम लेके आए, मार के चले गए। उनको सहयोग कौन करता है? हमारे शत्रु राष्ट्र की संस्थाएं करती हैं, हमारे देश के राजनीतिक दल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिलता है।
उनका लिए वो चुनाव उनके केस लड़ते हैं। आतंकवादी संगठनों के जो लोग पकड़े जाते हैं उनके लिए केस कौन लड़ता है? हमारे देश के वकील लड़ते हैं। उनके समर्थन में कौन बोलता है? हमारे देश के राजनीतिक दल बोलते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम है उनके पास। आप अगर किसी प्रकार से अपनी जान बचा भी लोगे सामने वाले को मार के, तो भी आपको बचाने वाला वकील मिलना बहुत मुश्किल है। हमले में, आप पे हुए हमले में जान बचाने के लिए अगर आपने किसी की हत्या कर दी, अपनी जान बचाने के लिए दंगाइयों के सामने आपने कुछ किया और दंगाई मारे गए, तो भी आपको बचाने के लिए वकील मिलना मुश्किल है। और वो दंगा करके जान लेके, यहाँ तक कि सैनिकों को मार के आतंकी हमला करके भी उनके लिए केस लड़ने वाले वकील उपलब्ध हैं, उनके लिए बयान देने वाले राजनेता उपलब्ध हैं। ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा देश उनके धर्म को सपोर्ट कर रहा है। फ़र्क समझो, एक राष्ट्र, एक देश, एक न्यूक्लियर पावर नेशन जब आपके रिलीजन के सपोर्ट में होता है तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। जब उस न्यूक्लियर पावर देश को यूएस जैसे, चाइना जैसे डाकुओं का समर्थन मिल जाए, कनाडा जैसे गुंडों का, इंटरनेशनल गिरोहों का उनको सपोर्ट मिल जाए, जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं, तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आपका देश ही आपके खिलाफ हो जाएगा। और वही हो रहा है। जिसको आप सांप्रदायिक तनाव कहकर चुप हो जाते हो, कर्फ्यू लगाते हो, वो उनके लिए बेस्ट वातावरण है। सेक्युलर देश, पुलिस, सेना, सेक्युलर व्यवस्था, एकदम सही वातावरण है उनके तैयारी के लिए और हमले की योजना के लिए और प्रिपरेशन के लिए। और उनके सहयोगी देश, उनकी गुप्तचर संस्थाएं उनकी मदद कर रही हैं। उनके सहयोगी देशों और गुप्तचर संस्थाओं को यूएस, चाइना, यूनाइटेड नेशन जैसे सपोर्ट हैं, बैक सपोर्ट हैं। और उसके बाद वो सामूहिक जरसंहार कर देते हैं जैसे उनको समझ मिलता है। जैसे हम जिसे सांप्रदायिक तनाव और दंगा कहकर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक गृह युद्ध, बहुत बड़े गृह युद्ध के अंदर घटने वाला छोटा सा हमला है। जैसे जो युद्ध होता है, जैसे विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें हमलों की श्रृंखला होती है। युद्ध तो एक बहुत बड़े कालखंड में चला, लेकिन उसमें कई तरह के हमले होते हैं। एक होती है वॉर, एक होती है बैटल। बैटल का मतलब होता है एक नियंत्रित युद्ध जो एक निश्चित तिथि पे किया गया, खत्म हुआ, फिर एक अगला मिशन शुरू हुआ, है ना। तो एक गृह युद्ध चल रहा है और उस गृह युद्ध के अंदर जो छापामार हमला होता है हमारे ऊपर, जो युद्ध हम हारते हैं, बैटल जो हम हारते हैं, वो एक बहुत बड़े वॉर की एक कड़ी, एक श्रृंखला है। बांग्लादेश में हम युद्ध हारे हैं, बांग्लादेश में दंगा नहीं हुआ है। अगर किसी को लगता है बांग्लादेश में दंगा हुआ, आप मूर्ख हो। बांग्लादेश में हम एक युद्ध हार गए, सिंपल सा हिसाब है। जिसे आप सांप्रदायिक तनाव या दंगा या सत्ता परिवर्तन कह रहे हो, वो एक गृह युद्ध के अंदर होने वाली छापामार हमले की एक श्रृंखलाओं की एक कड़ी मात्र है। आतंकी हमले और दंगे इस दीर्घकालीन महायुद्ध के बीच में होने वाले छापामार हमलों की श्रृंखला मात्र हैं। आतंकी हमले और दंगों में यही फ़र्क है कि आतंकी ऑटोमेटिक वेपन लेके आता है, बॉर्डर पे आता है, और ये सिविल अनरेस्ट करने वाले, दंगों वाले आपकी गलियों में आपके आसपास ही रहते हैं। इसका उपाय एक ही है, इसका एकमात्र उपाय है, और वो है लोकतंत्र के प्राथमिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, वयस्क नागरिक को बिना लाइसेंस, बिना शर्त शस्त्र धारण का अधिकार दे देना। शस्त्रमेव जयते, हमारे राष्ट्र के अंदर जो सत्यमेव जयते लिखा है ना, उसके साथ साथ शस्त्रमेव जयते भी होना जरूरी है, और कोई उपाय नहीं है बचने का। वरना कल परसों, नहीं तो 10 साल बाद, तो 5 साल बाद, तो कभी भी कोई एक दंगा होगा, देश के किसी कोने में होगा, पूरे देश में नहीं होगा, और वहाँ से कुछ लोग फिर कम हो जाएंगे। फिर एक झपट उस तरफ लगेगी, फिर एक झपट उस तरफ लगेगी, फिर झपट इस तरफ लगेगी। धीरे 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 देश के 9 जिलों के अंदर, 17 राज्यों के अंदर हिंदू नेशनलिस्ट अल्पसंख्यक हो गए हैं, और बाकी में भी हो जाएंगे। जिस दिन प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले, प्रत्येक राष्ट्र में आपकी संख्या 50 या उसके नीचे पहुंची, एक साथ पूरे देश में फैसला हो जाएगा। एक साथ, एक रात में, केवल एक रात में फैसला हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बिना संघर्ष के हार जाएंगे, बिना लड़े ख़त्म हो जाएंगे। हम लड़ेंगे, हम संघर्ष भी करेंगे, लेकिन
जो छोटे छोटे बैटल्स हारता रहता है वो वॉर भी हार जाता है। ये एक वॉर चल रही है, ये एक सिविल वॉर चल रही है, और दंगे इस सिविल वॉर के अंदर होने वाले छापामार हमले हैं। आतंकी हमले और दंगों और सांप्रदायिक दंगों में कोई फ़र्क नहीं है। अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार धारण करो, सरकार से मांग करो कि हमें कृपया हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। अगर नहीं देती सरकार तो वकील के पास जाके, आपके क्षेत्र के अधिकारियों के पास जाके कानून की प्रक्रिया का पालन करके हथियार प्राप्त करो, सीखो, समूह बनाओ, हफ्ते में एक दिन प्रशिक्षण प्राप्त करो, तैयार रहो। जय हिंद, जय भारत, शस्त्रमेव जयते।